नमस्कार साथियों, सोनी क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में सब हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियों को पढ़ चुके हैं। उसी की कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र। कि सिंधु नदी तंत्र क्या है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, सिंधु नदी और उसके अंतर्गत जो पंचनद है उस पंचनद में कौन कौन सी सहायक नदियाँ शामिल होती हैं, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है, भारत पाकिस्तान जल समझौता क्या है, इस सब के बारे में डिटेल व सरल व आसान तरीके से हम पढ़ेंगे बाई मैप के द्वारा, ताकि हमको कभी भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आने वाला प्रश्न कभी भी हमसे गलत ना हो। तो हमारा जो कोचिंग का मेन क्लासेस का मेन उद्देश्य में है, हम लोग मेन ARO BEO PCS 2023 पे फोकस किए हैं। तो आप तैयारी पे लगे हुए हैं तो आप जो है वीडियो का आप जो है लाभ लेते रहिए। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, भूगोल की जो विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जो है जरूर उसको जो है पढ़िए, आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। तो हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं जो सिंधु नदी की लंबाई है साथियों वो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये विश्व की नदियों बड़ी नदियों में से एक नदी है। ये बड़ी नहीं है लेकिन विश्व की बड़ी नदियों में से एक नदी है। अच्छा, इसकी भारत में जो लंबाई है सिंधु नदी की, जो भारत में इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई भारत में है 1140 किलोमीटर। कितना है 1114 किलोमीटर है। एक्स्ट्रा सॉरी, कितना है 1114 किलोमीटर है। ये पूछता रहा था कि इसकी लंबाई, इसका मतलब क्या है, ये जो है सिंधु नदी और किसी देश में बहती होगी तो आप जान लीजिए जो सिंधु नदी है ये तिब्बत, जो चीन में ऑक्युपाइड है, तिब्बत से उद्गमित होती है, भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में क्या होती है, अरब सागर में मिल जाती है। इसका जल संग्रहण क्षमता, जल संग्रहण क्षेत्र इसका है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। अर्थात जो ये सिंधु नदी है इसका जल संग्रहण क्षमता या क्षेत्र कितना है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत में इसका जल संग्रहण क्षमता है 3.21 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो ये इसकी सामान्य जानकारी थी कि ये सिंधु नदी तंत्र की लंबाई कितनी है, इसका जल संग्रहण क्षमता कितना। अब हम पढ़ते हैं कि सिंधु नदी तंत्र कहाँ से प्रवाहित होती, कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी तंत्र तिब्बत में के पास एक मानसरोवर झील है। हमने आपको जब बताया था ब्रह्मपुत्र नदी तब भी मैंने बताया था मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील तिब्बत के पास मानसरोवर झील है। वहीं पर एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर है। बोखरचू ग्लेशियर है और यही बोखरचू ग्लेशियर से ही क्या है, बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर से ही कौन, सिंधु नदी जो है निकलती है और ये होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ पहुँचती है, अरब की सागर में। पाकिस्तान का एक स्थान है जिसका नाम है मिठनकोट। क्या नाम है, मिठनकोट उसका नाम है। वहीं क्या होती है, सिंधु नदी तंत्र वहीं क्या होती है, तो सिंधु नदी वहीं क्या होती है, जाके वहीं किसे अरब की सागर में क्या होती है, मिल जाती है। तो इसका पूछा जाता है कि ये निकलती कहाँ से है, तो निकलती है ये मानसरोवर के पास, झील के पास एक जो है ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर, वहीं से इसका उद्गम स्थान है। अब हमने बताया कि ये इसकी लंबाई हमने बता दी कि 1880 किलोमीटर है। अब इसमें देखिए ये चीन में भी प्रवाहित होती है, तिब्बत चीन में ही है, वहाँ प्रवाहित होती है, भारत में प्रवाहित होती है, भारत के उत्तरी भाग अर्थात जम्मू कश्मीर तो होते हुए कहाँ पहुँचती है, अरब सागर में, पाकिस्तान के मिठनकोट नामक स्थान पर अरब सागर के पास मिल जाती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं इनको पढ़ते हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी, अब पहले पढ़ते हैं पंचनद क्या है। यहाँ लिखते हैं पंचनद। पंचनद पूछा जाता है तो पंचनद के अंतर्गत सिंधु की 5 सहायक नदियाँ आती हैं जो हैं सतलज, रावी, ब्यास, चनाब और झेलम।
यही पांच नदियाँ, यही जो 5 नदियाँ हैं, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, इसी से पंजाब बना हुआ है। पाकिस्तान का भी पंजाब और भारत में भी पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है। तो जो 5 नदियों के द्वारा, जो 5 नदियों का क्षेत्र है, उसे कहा जाता है पंजाब कहा जाता है। और सिंधु नदी तंत्र और ये 5 नदियाँ को सामूहिक रूप से पंचनद कहा जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है और कहाँ जाके इसमें सिंधु नदी में मिलती है। तो क्योंकि साथियों, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है या विशालतम सहायक नदी है, जिसे कहते हैं चेनाब। क्या कहते हैं? चेनाब कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, इसकी विशालतम नदी है चेनाब। और चेनाब जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, वहाँ पे 1-2 दर्रे हैं। एक का नाम है बारालाचा और दूसरे का नाम है लाहौर। एक से पहले और सुन लेते हैं। चेनाब को प्राचीन समय में अस्किनी कहा जाता था, अस्किनी नदी। ये भी पूछा, बहुत बार पूछा गया पेपर उठा के। अब देखिए कि 5 नदियों का प्राचीनतम नाम पूछा जाता है। तो चेनाब नदी को प्राचीन समय में अस्किनी कहा गया है। और चेनाब नदी, हमने बताया आपको, इसको ही चेनाब नदी, ये जो है बारालाचा दर्रे के पास चंद्रभागा, इसे ही चंद्रभागा नदी कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो चेनाब, जो एक दर्रा है या हिमाचल प्रदेश के पास, दूसरे रंग से बनाते हैं, एक दर्रा है लाहौल, लाहौल दर्रा है, एक है बारालाचा। यहाँ से 2 नदियाँ प्रवेश करती हैं। कहाँ? एक का नाम है चंद्र, जो लाहौर से होती है उसका नाम है चंद्र। और जो बारालाचा दर्रा, दर्रा लिख दे रहे हैं, दोनों दर्रे हैं, यहाँ से जो नदी प्रवेश करती है उसका नाम है भागा। और 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं, बना देती है क्या नाम? इसी को कहा जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी कहा जाता है। अर्थात हिमाचल प्रदेश में इस नदी को, किसको? चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी कही जाती है। और आगे यही नदी चंद्रभागा के रूप में कहाँ जाके, किससे जाके जो है सिंधु से मिल जाती है। सिंधु जाकर कहाँ? मिठानकोट के स्थान पर क्या होती है? सिंधु से मिल जाती है। तो कह सकते हैं कि चेनाब नदी बारालाचा दर्रे से, अब देखो दोनों बता रहे हैं, बारालाचा और ये लाहौर दर्रे से चंद्रभागा नदियों के रूप में भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई, इसकी कुल लंबाई जो है, चेनाब नदी की कुल लंबाई, चेनाब नदी की कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। हमने इसको सबसे पहले क्यों बनाया? क्योंकि ये चेनाब नदी है, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद है, इसके ऊपर एक नदी बहती है जो किसकी, जो चेनाब की सहायक नदी है, जिसको कहते हैं झेलम नदी। लिख देते हैं हम झेलम नदी कहते हैं। और झेलम नदी को प्राचीन काल में बिस्ताता कहा जाता था, बिस्ताता नदी। अब इसको समझते हैं कि ये कहाँ से प्रवेश करती है। तो जो बिस्ताता नदी है, ये जो जम्मू कश्मीर में ऊपर एक जो है पर्वत है, जिसको कहते हैं पीर पंजाल पर्वत। क्या है? पीर पंजाल पर्वत। और पीर पंजाल पर्वत के पास एक झरना है जिसका नाम है बेरी नाग झरना। क्या नाम है? पीर पंजाल, यहाँ पर्वत है, इसी के पास एक झरना है जिसको कहते हैं बेरी नाग झरना है। वहीं से ये उसका उद्गम स्थान, किसका? झेलम का उद्गम स्थान वही पीर पंजाल झरने से है। यहाँ से प्रवेश करती है और प्रवेश करते ही 212 किलोमीटर चलने के बाद जम्मू कश्मीर में एक झील है, बहुत मीठे पानी की झील है, जिसको कहते हैं उलड़ झील। क्या कहते हैं? इसको हम यहाँ मानते हैं, क्या नाम इसका है? उलड़ झील। उलड़ झील में क्या होती है? मिल जाती है। कौन? उलड़ झील में कौन? ये जो हम बताए नदी, कौन नदी है? झेलम नदी। ये जो झेलम नदी है, यहाँ मतलब पीर पंजाल पर्वत के पास बेरीनाग झरना है, वहाँ से ये उद्गमित होती है। 212 किलोमीटर चलने के उपरांत ये उलड़ झील में मिल जाती है। बाद में ये पाकिस्तान फिर यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान का एक स्थान है झंग नामक स्थान पे, किससे?
चेनाब से मिल जाती है। जहाँ मिलती है उसको पाकिस्तान का कहते हैं जंग। और पाकिस्तान में इसी झेलम नदी को नीलम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नीलम के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि झेलम नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। तो दो नदियां हो गई, एक आपका चेनाब जिसको अस्किनी कहा जाता है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, दूसरा हो झेलम। अब झेलम ये चेनाब की सहायक नदी है और पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर किससे जो है चेनाब से मिल जाती है। अब इसके बाद नदी एक आती है सतलज नदी, पढ़ लेते हैं हम सब। सतलज जो नदी है इसका जो है इसका उद्गमित स्थान जो है ये है राकस ताल। एक ताल है यहाँ राकस ताल, ये भी तिब्बत में ही है राकस ताल। और यही समझ लीजिए, यही सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती हुई कहाँ? भारत में सिपकिला दर्रा जहाँ से प्रवेश करती है भारत में, वहाँ पे दर्रा, अब आपको हम दर्रा पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये है सिपकिला दर्रा। अर्थात ये जो नदी हम बताएं, नदी हमारा है सतलज नदी। हम पढ़ रहे हैं सतलज नदी, यहाँ लिख देते हैं सतलज नदी कहाँ? राकस ताल झील ताल क्या है से प्रवाहित होती है या उद्गमित होती है। और इसके बाद वो भारत में हिमाचल प्रदेश के पास एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। ये सिपकिला दर्रे के पास से ही भारत में प्रवेश करती है। और इसलिए समझे सतलज नदी को प्राचीन काल में सतुद्दरी कहा जाता है। क्या? सतुद्दरी कहा जाता है। यहाँ से प्रवेश करने के उपरांत ये भारत में उद्गमित होती है। इसके बाद ये इसकी एक नदी है स्फीति नदी है। क्या नदी है? स्फीति नदी इसकी है। स्फीति इसकी एक सहायक नदी है। और इसी सतलज नदी पर सबसे बड़ा जो बांध है भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पे बनाया गया है। किस पे? सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भारत में ये जो है 1050 किलोमीटर क्या होती है? प्रवाहित होते हैं। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर है। इसके बाद ये नदी जाकर के कहाँ? चेनाब से मिल जाती है। अर्थात जो सतलज नदी है ये भी चेनाब की सहायक नदियाँ। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपीएससी में कि सबसे अंत में सिंधु से कौन नदी जाके मिलती है। अभी हम बताते हैं। तो ये तीन नदियाँ हो गई। कौन हो गई? सतलज हो गई आपकी, इसके बाद चेनाब हो गया और झेलम हो गया। इसके बाद एक नदी है राबी नदी। क्या नाम है? राबी नदी है। राबी जो नदी है ये सतलज की सहायक, जिसको हम परसड़ी या इरावती नदी कहते हैं। इसका उद्गम स्थान कुल्लू पहाड़ियों से है। ये यहीं से प्रभावित होते हुए हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों से प्रभावित होते हुए रोहतांग दर्रे, जो रोहतांग दर्रे से होते हुए पाकिस्तान में जाके सराय के स्थान, ये जो सराय एक स्थान है पाकिस्तान का, वहाँ किससे? चेनाब से मिल जाती है। और ये जो राबी नदी है ये पंचनद की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। कितनी? सबसे छोटी नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर है। तो ये सिंधु नदी की चौथी सहायक नदी थी। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जो सहायक नदी मैंने बताया, जो चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, वही सिंधु से जाके मिल रही है। इसकी एक और नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी। क्या नाम है? इसको कहते हैं ब्यास नदी। इसी को प्राचीन काल में कहा गया है बिपाशा नदी। ब्यास से याद कर लीजिए बिपाशा। ये जो है बिपाशा नदी को ये भी क्या है? सतलज की सहायक नदी है। कौन? ब्यास भी सतलज की सहायक नदी है। और ये कुल्लू नामक पहाड़ियों, कुल्लू मनाली आप सुने ना हिमाचल प्रदेश का, कुल्लू नामक पहाड़ियों से उद्गमित होती है और हरिके नामक स्थान पर सिंधु से जाके मिल जाती है। तो ये कुल्लू पहाड़ियों से क्या होती है? उद्गमित होती है और हरिके नामक स्थान पर जाकर क्या? इससे सिंधु से मिल जाती है। आप समझ लीजिए, ये आपकी नदी है, ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी हमने क्या बताया कि ये जो नदी है, ये जो ब्यास नदी है, बिपाशा नदी है, हमने क्या बताया? ये इसका जो उद्गम स्थान है ये कहाँ है? कुल्लू नामक पहाड़ियों से निकलती है और कपूरथला
मतलब पाकिस्तान में कपूरथला के पास सराय के पास, किससे, जो सराय के पास जाके ये सिंधु नदी से मिल जाती है। अब क्वेश्चन यहीं से आया था कि कौन सी नदी को, मतलब सिंधु से कौन सी सहायक नदी जाके मिलती है, तो सिंधु से दो सहायक नदियाँ मिलती हैं, एक चेनाब और एक ब्यास। बिपाशा और या जिसे को ब्यास कहा जाता है, और चेनाब, यही चेनाब नदी से तीन नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सहायक नदियाँ, जो है रावी, झेलम, सतलज, ये तीन नदियाँ चेनाब से मिलती हैं, और चेनाब नदी जाके किससे, सिंधु से मिल जाती है। फिर मैंने बताया ब्यास नदी, ये कुल्लू पहाड़ियों से, क्या कुल्लू पहाड़ियों से निकलती हैं, और कपूरथला के पास पाकिस्तान में सराय नामक स्थान पर किससे, सिंधु से जाके मिल जाती हैं। तो ये जो नदियाँ थीं, ये जो नदियाँ हमने आपको बताया, ये सिंधु की बाईं तरफ मिलने वाली नदियाँ थी। किधर, बाईं तरफ मिलने वाली नदियाँ थी। सिंधु की दाईं तरफ तीन नदियाँ मिलती हैं, गिलगित, स्पीति, स्वेक। गिलगित, स्पीति और स्वेक, ये तीनों नदियाँ पाकिस्तान में अटक के पास क्या होती हैं, मिल जाती हैं। कौन कौन है, इसकी दाएं जो नदियां हैं, एक का नाम है गिलगित, एक है स्वेक, गिलगित है, स्वेक। इसके बाद एक जो है, ये दो नदियां गिलगित, स्वेक और काबुल, एक नदी और जो गिलगित, ये गिलगित है, गिलगित और स्वेक, ये दो नदियां अटक, जो स्थान पाकिस्तान का अटक के पास, किससे, अटक के पास ही जाके जो है सिंधु से मिल जाती हैं। और एक नदी है काबुल, एक नदी और है, इसका नाम है काबुल, ये भी सिंधु की बाईं की तरफ सहायक नदी है काबुल। तो बाईं तरफ, दाहिनी तरफ सिंधु की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, गिलगित, स्वेक और काबुल है। बाईं तरफ उसकी सहायक नदियां हैं, वो है आपकी सतलज है, रावी है, ब्यास है, चेनाब है, क्या कहते हैं आप, झेलम है। अब इसके बाद हमने बताया एक समझौता हुआ था, भारत पाकिस्तान 1960 सिंधु जल समझौता, इसको समझ लेते हैं, सिंधु जल समझौता। इसके बाद समझते हैं, तो भारत पाक सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। क्या था समझौता, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस समझौते के तहत ये कहा गया था कि सिंध, चेनाब व झेलम, सिंध नदी, चेनाब नदी व झेलम नदी, इन तीन नदियों का 80% जल का उपयोग कौन करेगा, पाक करेगा, और 20%, इन तीन नदियों का 20% भाग का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। माने 80% सिंधु नदी और उसकी दो नदियों में दो नदी, झेलम व चेनाब, जो चेनाब उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, तीन नदियों में के जल का उपयोग में 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, और 20% जल का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। वहीं सतलज, क्या नाम, सतलज, और इसके बाद एक नदी है रावी। सतलज और रावी नदियों के 80% जल का उपयोग भारत करेगा। इसके 80% जल का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा, और इसका 20% जल का उपयोग कौन करेगा, पाक करेगा, माने पाकिस्तान करेगा। यही भारत पाकिस्तान जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था कि तीन नदियां, सिंधु, चेनाब व झेलम, तीनों नदियों में का 80% भाग, जल का भाग पाकिस्तान उपयोग करेगा, 20% जल का उपयोग भारत करेगा। और सतलज व रावी के 80% जल का उपयोग भारत करेगा, और 20% जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। इस नदियों में इस पर पूछा क्या जाता है, इससे पूछा जाता क्वेश्चन, देखिए ये पूछा जाता है जो समझौता है, और जो हमने लिखाया, चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, हमने बताया अस्किनी, झेलम का बिस्ताता, सतलज का सतुद्री, और रावी का परसोड़ी या इरावती, और इसके बाद ब्यास का बिपाशा। एक चीज पूछता है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनके उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है, दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लेता है। अर्थात या तो ये क्रम पूछता है कि जो नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, उत्तर से दक्षिण क्रम, या कभी कभी पूछता है दक्षिण से उत्तर का क्रम, उत्तर क्रम। तो इसको याद करने का एक सबसे आसान तरीका है, याद आप लोग कर लीजिए, सबसे आसान से याद कर लीजिए आप लोग, शराब
चस याद कर लिए, शराब चस। अब देखिए ये क्या है, ये जो हमने बताया है ये दक्षिण से उत्तर है। शराब में सतलज, फिर रा से राबी, वा से व्यास, फिर चनाब और आपका झेलम। ये 5 नदियाँ जो हमने बताया 5 नदियाँ हैं। यही पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्रम पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम या दक्षिण से उत्तर क्रम। तो आप याद कर लीजिए क्या, शराब याद आपको क्या करना है, शराब चस, शराब चस। तो सा से सतलज हो जाएगा, राबी ब्यास और जो है चनाब झेलम व इसका क्या हो जाएगा, ये 5 नदियाँ। यही 5 नद और सिंधु, यही क्या होता है, सिंधु नदी तंत्र बनाते हैं। तो आज जो है हिमालय की उत्तरी हिमालय की नदियाँ खत्म हुआ, जिसमें हमने आप लोग पढ़े गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र आप हम लोगों ने पढ़ लिया। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे दक्षिणी भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ है और कहाँ जाके मिलती हैं। तो ये जो क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक अवश्य करें। हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ नए नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहेंगे। अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।